हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। बजट की इस स्पेशल कवरेज में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल मोंगा जी, जो कि बेसिक होम फाइनेंस के फाउंडर हैं। इनसे जानते हैं कि होम फाइनेंस और इंफ्रा सेक्टर में क्या क्या हलचल चल रही है और बजट से इस सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं। वेलकम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बजट की इस खास कवरेज में। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर सबसे पहले बताइए क्या एक्सपेक्टेशन आपकी थी इस इंफ्रा में बजट को लेकर, और बजट से क्या उम्मीदें आम आम आदमी लगा रहा है, और जो रियलिटी सेक्टर से जुड़े हैं वो कितनी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इस बजट में। देखिए, बजट से दो तीन उम्मीदें थी। कुछ चीजें तो आई हैं बजट में। जैसे पहला ये था कि अगर आप डेवलपर की पर्सपेक्टिव से देखिए, जो बिल्डर्स हैं उनको बहुत जीएसटी पे करना पड़ता है। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि एंड वो जीएसटी ऐसा है कि जो कोई कस्टमर अपना रिम्बर्स नहीं कर सकता, कस्टमर को पे करना पड़ जाता है। और बिल्डिंग मटेरियल पे 28% तक जीएसटी जाता है। तो उम्मीद थी कि ये जीएसटी थोड़ा कम होगा ताकि होम लोन के रेट गिरे। वो नहीं हुआ, बट कुछ अच्छी चीजें भी हुई है। जैसे एक एक्स्ट्रा बजट अप्रूव किया गया है, कुछ आई गेस 2.6 लाख करोड़ के फॉर रूरल डेवलपमेंट। और अनदर बजट डाला गया है जिससे अर्बन डेवलपमेंट भी होगी, हाउसिंग की। गवर्नमेंट 3 लाख फैमिलीज की एम कर रही है फॉर प्रोवाइडिंग न्यू हाउसिंग। एक चीज जो हमेशा मोदी गवर्नमेंट में रहती है वो ये है कि थोड़ा टेक पे फोकस रहता है। आज अगर मैं होम लोन्स के परस्पेक्टिव से बोलूं, तो होम लोन्स को डिजिटाइज होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज डेटाबेस नहीं है टू चेक की प्रॉपर्टी का लीगल या टेक्निकल स्टैंडिंग क्या है। तो वो सब ऑफलाइन होता है आज की डेट में। तो इस बजट में ये भी बोला गया है कि लैंड रिकॉर्ड्स बनेंगे, मतलब आधार कार्ड बनेगा हर लैंड का, स्पेशली इन रूरल सेगमेंट, जो आगे डिजिटाइजेशन प्रमोट करेगा और जिससे बेनिफिट होगा डायरेक्टली कस्टमर को कि अब उनको होम लोन के लिए बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जैसे आज लोग पर्सनल लोन लेते हैं डिजिटली, वैसे होम लोन्स भी ले पाएंगे और अच्छी फाइनेंसिंग मिलेगी तो लोग भी घर इजीली खरीद पाएंगे। तो ये सब चीजें आई थिंक की बहुत अच्छी हुई है। और कुछ और भी माइनर पॉइंट्स है, जैसे स्टैंप ड्यूटी भी रिड्यूस करने का बात हुई है वुमेन के लिए, स्पेशली इन अर्बन साइड। स्टैंप ड्यूटी भी एक ऐसी चीज है जिसके कारण लोग रजिस्ट्री कराने अवॉइड करते हैं। लोग क्या करते हैं कि पी टू पी एग्रीमेंट्स करते हैं, करते हैं कि वो स्टैम्प ड्यूटी के कारण जो रजिस्ट्री चार्ज देना है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें अच्छी हैं सेगमेंट के लिए, बट थोड़ी और उम्मीद थी। बट होपफुली अगले बजट में या सब्सिक्वेंटली कुछ ना कुछ और बेटर निकलेगा सेगमेंट के लिए। सर होम लोन में देखा जाता है कि माइक्रो फाइनेंसिंग पर काफी ध्यान दिया जा रहा है पिछले कुछ समय से। और अपने पर्सनल लोन की बात करी, होम लोन पर भी इस तरीके के इफेक्ट से क्या बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में आगे आने वाला है। देखिए, होम लोन हमेशा से फोकस है गवर्नमेंट का। अगर आप देखेंगे, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई है तब से क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम रही है कि लोगों को बेनिफिट मिल सके। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल लास्ट तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि देखिए, अगर आपको इंडिया के बिल्कुल डीप तक जाना है तो डिजिटाइजेशन चाहिए होगा। आज यूपीआई गांव देहात तक भी पहुंचा हुआ है, बट होम लोन नहीं पहुंच पाते। उसका रीजन ही यही है कि अगर जब तक आप ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट है कि वो जाके काम करें, तो वो इनएफिशिएंसीज रहेंगी। अब जैसा मैंने बोला कि डिजिटाइजेशन के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी अगर बैंक लोन दे रहा है तो उसे चेक करना है प्रॉपर्टी कैसी है। उसका कोई डेटाबेस ही नहीं है। ये जो आधार कार्ड बनाने की बात हो रही है, इससे यही बेनिफिट होगा कि आप रूरल सेगमेंट में जाके लैंड रिकॉर्ड्स बना पाएंगे। और जो बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो लोन देना चाहती हैं, उनके लिए भी आसानी होगी कि डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचे, ना कि मिडल मैन पे डिपेंडेंट रहे। तो दैट विल बी अ गुड थिंग जो होगी। एंड जिससे पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए। अब ये देखना है कि ये कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होता है। पॉलिसीज बनती है, बट ये कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज ये कोई छोटा काम नहीं है कि आप पूरे इंडिया में हर लैंड पार्सल का, हर लैंड रिकॉर्ड को बनाए। तो कितनी जल्दी करा पाती है गवर्नमेंट, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो जैसा कि हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और खासकर जो हाउसिंग सेगमेंट है वो तेजी से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की तरफ काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आप देखते हैं अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप क्या डिमांड को देख रहे हैं कि ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से कितनी डिमांड आपके प्लेटफॉर्म पर आ रही है, और यहाँ पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं। देखिए, एज अ कंपनी हम एक स्टार्टअप है और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही यही है कि हमें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रमोट करना है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। आज हम 30 शहरों में ऑपरेशन है हमारे, जिसमें से मेजरली टीयर 2 टीयर 3 लोकेशंस ही हैं। और वहां पे डेफिनेटली होम लोन्स की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, वहां पे हाउसिंग एज अ सेगमेंट भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप एक बिल्डर के परस्पेक्टिव से देखें, तो आज छोटे शहरों में भी कनेक्टिविटी का इशू खत्म हो चुका है। मतलब आपके अच्छे रोड बन चुके हैं, अच्छे हाईवे बन चुके हैं, वहां पे टेलीफोन, मोबाइल, सब कुछ अवेलेबल है। तो छोटे शहरों में आप एक बिल्डिंग बनाए या बड़े शहर में बनाए, छोटे शहर में जल्दी बन जाती है बिकॉज ऑफ चीप लेबर, और वो बिक भी जल्दी जाती है क्योंकि वहां पे लोग अभी ज्यादा एस्पिरेशनल है।
बड़े शहरों में उसको बेचना थोड़ा टाइम लग जाता है, तो एक बिल्डर का रिटर्न जल्दी आता है छोटे शहर में, तो वहां पे हाउसिंग एज अ सेगमेंट इज ग्रोइंग, और साथ के साथ उसी के साथ होम लोन्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो टीयर 2 टीयर 3 ऑब्वियसली आई विल से द फ्रंटियर आर लाइक फ्रंटियर मार्केट्स, एंड वहां से मेजर ग्रोथ आएगी आगे भी। ओके सर, जैसे रेरा बना था बहुत टाइम पहले, सरकार ने उसको रेगुलराइज किया था। क्या ऐसा बड़ा बदलाव आप उम्मीद कर रहे हैं जो होम लोन इंडस्ट्री में आए, जिससे एक स्थापित प्लेयर्स को काफी मजबूती मिले और कस्टमर्स के लिए भी काफी आसान हो होम लोन लेना और उसे प्रोसेस करना? मैं वही बात बोल रहा था ना अभी तक कि होम लोन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो आप जो जिस घर के अगेंस्ट या जिस लैंड के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं उसको इवेल्युएट करना। ये लैंड रिकॉर्ड्स का जो आज प्रपोजल आया है, आई थिंक कि अगर ये बन जाता है तो ये इट विल बी लाइक यूपीआई मोमेंट फॉर या आधार मोमेंट फॉर द होम लोन इंडस्ट्री। क्योंकि कोई भी बैंक पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आज बैंक अगर आप देखेंगे तो थर्ड पार्टीज के थ्रू लीगल इवेल्युएशन और टेक्निकल इवेल्युएशन कराते हैं प्रॉपर्टी की, वो बैंक खुद कर पाएगा और एक मतलब स्टैंडर्डाइज सोर्स से कर पाएगा वो इवेल्युएशन। तो इसके कारण पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा, और इसके कारण मेरे ख्याल से लोन सस्ते भी होंगे, क्योंकि बैंक की कॉस्ट भी बचेंगी जो सीधा कस्टमर को पास ऑन होगी। सर, आपने बैंक लोन की बात करी और उसके कॉस्ट की बात करी। अभी की महंगाई को देखते हुए इंडिया में जो इन्फ्लेशन चल रहा है, उस लिहाज से क्या अभी भी लोन्स काफी महंगे हैं, और इसमें रिलैक्सेशन कितना मिलना चाहिए या मिल सकता है आगे? देखिए, अगर आप 2020-21 का लेवल देखेंगे जब कोविड था, उससे सस्ते लोन तो कभी नहीं मिले। उसके बाद ऑब्वियसली रेट बढ़ाने पड़ गए, नहीं तो इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रही थी प्रॉब्लम होती है ओवरऑल सोसाइटी को ही। बट आई थिंक कि अभी भी जो रेट है वो मतलब अगर आप देखेंगे प्री कोविड लेवल जितने ही है, उससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। एंड हाँ, अगर आप देखें मेरे को ऐसा लगता है 30 से 40 बिप्स का रिडक्शन किया जा सकता है। कि आज जैसे लोन अगर 8.6 8.7 पे मिनिमम मिलते हैं, ये 8.3 8.2 तक जा सकता है। बट उससे नीचे तो फिर वही है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी गवर्नमेंट को देखना ही है कि महंगाई और ना बढ़े। तो अभी जो रेट है आई विल नॉट से दे आर वेरी हाई, बट कुछ तो स्कोप हम है उसमें, कम 30 to 40 बिप्स का स्कोप है। सर, कुछ समय पहले रेंट पर जीएसटी लगाया गया और इससे काफी इंडस्ट्री को बताया जा रहा है कि फर्क पड़ा है। आप क्या देखते हैं कि इस तरीके के मेजर से इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा या फिर इसके कारोबार को नुकसान हो सकता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग प्रॉपर्टीज को निवेश के लिए लेते हैं, उसमें कैसा असर पड़ेगा? किस पे बोला आपने जीएसटी लगाया क्या? सॉरी मैं सुन नहीं पाया। रेंट पर जो जीएसटी लगाया गया है, उससे इस अच्छा। सेक्टर को कितना बड़ा असर मिल सकता है? हाँ, तो उससे देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रेंट पे जीएसटी लगेगा तो इंसान सोचेगा कि यार रेंटल जो मेरा है वो मेरी ईएमआई के बराबर ही हो सकता है, तो मैं खरीदूं क्यों ना। तो होम बाइंग जरूर बढ़ेगी। अगर आप देखें कोविड के दौरान इतने होम लोन्स और इतने ही होम बाइंग क्यों हुई थी, उसका मेजर रीजन यही था कि आपके रेट इतने गिर गए थे कि आपका ईएमआई अमाउंट आपके रेंटल अमाउंट के बराबर आ गया था। तो इंसान सोचता है कि मैं रेंट देके वो पैसा जीरो करने से बेटर है कि मैं उसका ईएमआई देके अपना एसेट बनाऊं। तो होम बाइंग पे फोकस होगा। बट हाँ, पीपल हु आर लिविंग इन रेंटल हाउसेज उनके लिए प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, कि उनके क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने बिजनेस का खर्चा किया और आप जीएसटी मतलब क्लेम कर लेंगे। तो लोगों के लिए खर्चा बढ़ेगा। बट पीपल विल थिंक मोर की ऑफ बाइंग हाउसेज, दोज हु आर करंटली लिविंग ऑन रेंट, उनके लिए एक बेनिफिट होगा कि थोड़ा उस तरफ मूव करेंगे वो। सर, खासकर हमारे रियल एस्टेट में रेंट यील्ड की बहुत बात की जाती है कि वो काफी कम है इन रेस्पेक्टिव के, वो प्रॉपर्टी रेट्स काफी ज्यादा हैं। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, और क्या ये आगे होने वाला है? क्योंकि सरकार भी अफोर्डेबल हाउसिंग कर रही है, तो इससे बदलाव हो सकता है? देखिए, रेंटल यील्ड तो इंडिया में कम रही ही है। अगर आप देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमीज में तो वहाँ पे रेंटल यील्ड जनरली ज्यादा रहती है। इंडिया में आई गेस इट्स अराउंड 1 to 2%, बाहर शायद 4 से 5% तक जाता है। अब वही प्रॉब्लम है कि रेंटल यील्ड अगर बढ़ेगी, लोग रेंट बढ़ाएंगे, तो नुकसान तो एंड यूजर को ही है। एंड वैसे भी इंडिया में ये है ना कि जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से ले रहे हैं, दे आर नॉट बाइंग इट टू अर्न थ्रू रेंटल यील्ड। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि रेंटल यील्ड ठीक है मेंटेनेंस के लिए अच्छा है, बट ओवरऑल प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़े, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, रेंटल यील्ड बढ़ने से ऑब्वियसली पीपल विल बाय मोर प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट। बट जो लोग जो बेसिक चीज गवर्नमेंट चाहती है कि रोटी कपड़ा और मकान मिले लोगों को, उसको थोड़ा इम्पैक्ट होगा। ओके सर, एक और बात की जाती है कि रियलिटी सेक्टर को भी एक इंडस्ट्री की तरह दर्जा दिया जाए।
इस पर लेकर आपका क्या कहना है, और इससे आप लोन इंडस्ट्री में क्या कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, रियल एस्टेट में जितना स्टैंडर्डाइजेशन होगा उतना होम लोन्स बेटर होंगे, क्योंकि आज की डेट में लोन देते हुए सबको यही रिस्क रहता है कि चलो ठीक है, इंसान सही है, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपका कोलेट्रल है। अब अगर कल को आपने किसी प्रॉपर्टी पे लोन दिया और बाद में पता चला वो डेमोलिशन लिस्ट में था, मतलब अनरेगुलराइज कॉलोनीज टाइप में था, तो कल को आपका कोलेट्रल ही नहीं बचेगा। तो जितना ज्यादा इसमें स्टैंडर्डाइजेशन आएगी, उतना ज्यादा ही होम लोन्स देना आसान होगा बैंक्स के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, और उतना ही ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। सर हमने, जैसे आपने कोरोना की बात की है, कोरोना के बाद काफी तेज बढ़ा। अभी भी ये इंडस्ट्री 22-23% के ग्रोथ से बढ़ रही है। क्या आप देखते हैं आगे का फोरकास्ट, अगर 2030 की बात की जाए? अर्बनाइजेशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, सरकार भी बना रही है पीएम आवास योजना में। कितना बड़ा मार्केट हो जाएगा ये, और आम जन को कितना फायदा होगा इससे? देखिए, जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है, अगर मैं होम लोन्स के पर्सपेक्टिव से बोलूं और रियल एस्टेट मार्केट उसी से लिंक्ड है, 2028 में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि $300 बिलियन की मार्केट होगी, $300 बिलियन के नए होम लोन्स इंडिया में होंगे। तो मार्केट का स्कोप तो बहुत ज्यादा है, मतलब मार्केट इज गोना ग्रो। और रियल एस्टेट अभी भी ग्रोइंग फील्ड है ऑब्वियसली। जो पॉपुलेशन बेस है हमारा और जो अर्बनाइजेशन का रेट है, एक और इंडिया में भी जो नया चल रहा है ट्रेंड पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट कुछ डेकेड से न्यूक्लियराइजेशन ज्यादा हो रहा है। मतलब आप देखेंगे ज्वाइंट फैमिली स्प्लिट होकर न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रही है, तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज को घर चाहिए, तो हाउसिंग डिमांड विल ऑलवेज बी देयर। और एक और चीज है कि नाउ इफ यू सी द मिलेनियल जनरेशन, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। मतलब वो आज की डेट में वो सोचते हैं कि 24-25 साल की उम्र में ही कि कैसे एसेट बनाना शुरू करें अपने लिए। दे आर बाइंग हाउसेस, इवन दो कि ये होगा कि वो बड़ा घर नहीं लेंगे, छोटा लेंगे, बट दे यू नो दे आर मोर फाइनेंशियली लिटरेट, दे नो आजकल इतना कुछ तो है ऑनलाइन समझने के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज और ये सब। आई गेस फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा है लोगों की। तो ये सब के कारण हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी और डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है, तो जिसके कारण हाउसिंग डिमांड विल कीप ऑन ग्रोइंग। आई थिंक अगले 4-5 साल तक तो रियल एस्टेट शुड ग्रो इन इंडिया। सर चाइना में एक बहुत बड़ा सर चाइना में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था एवरग्रांडे के साथ, जो उनकी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। और पूरा तरीके से उनकी मार्केट, खासकर रियलिटी सेक्टर, पूरी तरीके से गिर गया था। आप क्या मानते हैं, इंडिया में अब जब हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी बहुत काफी तेजी से बढ़ रही है, 8% की ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी बताया जा रहा है, ऐसे में क्या इंडिया कभी इस बड़े खतरे को देख सकता है? क्या हम भी एक बबल से गुजर रहे हैं? देखिए, ग्रोथ अगर फास्ट पेस पे होगी तो कुछ ना कुछ तो डाउन साइड्स आएंगी ही। बट चाइना की प्रॉब्लम्स अलग है, इंडिया की प्रॉब्लम्स अलग है। चाइना में तो अब ये है ना कि कंपटीशन नहीं है, सब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। यहाँ पे एटलीस्ट देयर आर प्राइवेट प्लेयर्स, और अगर गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है तो वो छुपाया जा सकता है, बट प्राइवेट प्लेयर्स अपना लॉस नहीं छुपा सकते। तो उस लेवल का प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता होगा, बट हाँ, देयर विल बी अदर सेट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे अगर आप नोएडा देखें, अभी वहां पे रियल एस्टेट सेगमेंट में भी पिछले एक डेकेड से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अगर वहां पे आप कुछ बड़े बिल्डर्स का नाम भी आपको पता ही है, अभी रिसेंटली 2 टावर भी गिरा दिए गए। तो वो इंडिया की प्रॉब्लम्स अलग हैं। और देखिए, अगर आप फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर भागेंगे। तो ग्रोथ के साथ कुछ ना कुछ तो डाउन साइड्स और रिस्क आते ही हैं। बट आई थिंक कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेक्टर ग्रोथ में ही जाना चाहिए। एंड इस टाइप के थोड़े से हेडविंड्स आएंगे, बट आई थिंक विल बी एबल टू ओवरकम देम। सर होम लोन इंडस्ट्री भी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है। आप प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखें, या इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट बच जाता है, उस हिसाब से कंपैरेटिवली गोल्ड लोन या दूसरे लोन इंडस्ट्री से ये कितनी बेहतर है? इस पर आपका निजी देखिए अनुभव? देखिए, कोई भी बैंक अगर आप देखेंगे, उनका 50 से 55% का रेवेन्यू होम लोन से ही आता है, मॉर्गेज से ही आता है। तो होम लोन बैंकिंग सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज है कि ये एक ऐसा लोन है ना जो बहुत ही सिक्योर्ड है। एक तो पहली चीज ये है कि आपके पास एक एसेट है कोलेटरल की तरह, और दूसरी चीज ये है कि कोई इंसान पर्सनल लोन में पहली बारी में एक बारी को सोच सकता है, मतलब कि डिफॉल्ट करने का। बट होम लोन में थोड़ा 10 बार सोचता है। उसका उसका रीजन ये है कि उसको अपने पे नहीं, पूरी फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, पूरे मतलब फैमिली मेंबर बेघर हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी डिफॉल्ट नहीं होते। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो एनपीए रेट कंट्रोल में ही रहे हैं, अनटिल कोई ब्लैक स्वान टाइप इवेंट हुआ हो, जैसे कोविड हो गया या कुछ डिमोनेटाइजेशन हो गया। तो सेगमेंट ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही है बैंक्स के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि एक लॉन्ग टर्म इनकम का सोर्स है। आज अगर आप एक पर्सनल लोन करते हैं तो 2 से 3 साल में वो खत्म हो जाता है, तो यू हैव टू डू न्यू लोन्स। बट होम लोन मिनिमम 7-10-15 साल तक भी चल सकता है, कुछ लोग 20 साल तक भी चलाते हैं। तो एक लोन दिया और आप बैंक के पास अगले
7 साल 10 साल की इनकम का सोर्स है, तो दैट्स वाई प्रॉफिटेबली ये अच्छा है। द ओनली थिंग आई से इज कि मोस्ट ऑफ द एचएफसीज जो इंडिया में हैं अभी, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा उनका ये है कि डिजिटाइजेशन उतना नहीं हो रखा, तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियोज अगर आप देखेंगे उनका 60 70 80% तक जाता है ना। उसके कारण लोन थोड़े महंगे हो जाते हैं, जो कस्टमर को ये कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे डिजिटाइजेशन आएगा, लोग दीज कंपनीज विल अडॉप्ट मोर टेक्नोलॉजीज, सो रेट थोड़े कम होने चाहिए और एंड यूजर को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा डिस्कशन किया बजट के दिन, और हमारे लोगों को बताया कि हमारे व्यूअर्स को बताया कि होम लोन इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप किया कर रही है, और बढ़ते विकसित भारत में होम लोन इंडस्ट्री का कितना बड़ा योगदान होने वाला है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।